हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड है, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे उसके बारे में आप आसानी से समझ पाओगे। दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो के मेन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सीरीज नंबर 1 बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, चैप्टर 2 व्हाट इज माइंड, पार्ट 3 फ्रेंच एंड इंग्लैंड पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंच और इंग्लैंड के मन के बारे में दृष्टिकोण क्या है। पाश्चात्य दर्शन एक ग्रीको यानी यूनानियों से शुरू होती है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से पहले विचारक बने थे जिनका नाम है रेने देकार्त। रेने देकार्त, इनका कालखंड है 1594 से 1650 और एक महान फ्रेंच दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही गणित की शाखा एनालिटिकल ज्योमेट्री की शुरुआत की है। रेने देकार्त, इनका जन्म 1594 में फ्रांस के टोरेन गांव में हुआ था। रेने देकार्त, इनको बचपन से ही यक्ष्म रोग यानी टीबी हो गई थी और इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी मां गुजर गई। और रेने देकार्त बचपन से ही शरीर से बहुत ही कमजोर थे, इसीलिए उसके शिक्षकों ने उसे सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटकर ही पढ़ाई करने की इजाजत दी थी, उसको परमिशन दी थी। और इसकी जो ये आदत है ये जिंदगी भर टिकी रही। और देकार्त के जो पिता थे वो बहुत बड़े अमीर वकील थे, इसलिए उसको ये जो अजीब सा शेड्यूल था ये फॉलो करना संभव हो पाया। देकार्त को दर्शन शास्त्र में बचपन से ही लगाव था, लेकिन शरीर से कमजोर होने के कारण उसे खेलने कूदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्होंने 8 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था और इन्हें गणित और खगोल विज्ञान में बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन टीन एज में ही उन्हें जुआ खेलने और शराब पीने की आदत लग गई थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं देकार्त के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। देकार्त ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया जो साइकोलॉजी के अध्ययन करते समय उनके बारे में बात किया जाता है। देकार्त ने जो महत्वपूर्ण अध्ययन किया, इसको अगर हम जानेंगे तो मन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। देकार्त ने अपने अध्ययन में कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तर्क संगत रूप से सोचना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से यानी स्पर्श, गंध, स्वाद के माध्यम से जो अनुभव करते हैं उसका तर्कनिष्ठ तरीके से निष्कर्ष निकालना चाहिए। देकार्त के अनुसार मनुष्य में 6 मूलभूत भावनाएं होती है: आश्चर्य, प्रेम, घृणा, इच्छा, आनंद और दुख। इन 6 मूलभूत भावनाओं के आधार पर देकार्त ने मन के बारे में अध्ययन किया। देकार्त के अनुसार मन और मस्तिष्क का इसके बीच का संचार मस्तिष्क के पास मौजूद पिनियल ग्रंथि यानी पिनियल ग्लैंड में होता है। लेकिन 400 साल तक इस मस्तिष्क और मन के बारे में रिसर्च होते गए, इसीलिए देकार्त के इस अध्ययन के बारे में कोई गंभीरता से नहीं देखा गया। देकार्त के अध्ययन के 400 साल बाद न्यूरोलॉजिस्टों ने यह पता लगाया है कि पिनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन नाम का रसायन निकलता है। और आज के दौर में यह सुझाव दिया जाता है कि अंधेरा नींद से जुड़ी है। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली नसें इस ग्लैंड से होकर गुजरती है। तो हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग ही सुबह का उजाला और रात का अंधेरा इसका यानी बॉडी क्लॉक को नियंत्रित करती है। बॉडी क्लॉक के बारे में बताएं तो हवाई जहाज का कोई लंबी यात्रा करके आता है तो उनमें से कुछ लोगों को जेट लैग का तकलीफ होता है, तो इन लोगों को मेलाटोनिन के टैबलेट दिया जाता है। खैर, देकार्त के जमाने में इसके बारे में मालूमात नहीं थी, इसके लिए वो अजीबोगरीब थ्योरी बनाते थे। लेकिन देकार्त का नाम आज भी लिया जाता है, वो साइकोलॉजी में हो, फिलोसॉफी में हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हो, देकार्त का नाम पक्का लिया जाता है। साइकोलॉजी के अध्ययन में देकार्त का नाम इसीलिए लिया जाता है कि वे मन और मस्तिष्क को अलग अलग मानते थे। बाद के दार्शनिकों ने इसे माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म कहने लगे। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु को 2 श्रेणियों में देखा जाता है, एक है मन और दूसरा है वस्तु यानी माइंड एंड मैटर। कोई भी वस्तु मन की तरह नहीं सोचती है, इसीलिए मन किसी वस्तु से नहीं बनी है। देकार्त के अनुसार दूसरे जानवरों के मुताबिक इंसान ये सबसे अलग है, क्योंकि उसके पास मन है और मन पे ब्रह्मांड के कोई नियम लागू नहीं होते और मन के सिवा बाकी सभी चीजों पर ब्रह्मांड के नियम लागू होते हैं। देकार्त का मानना था कि
बाहरी दुनिया के किसी भी अनुभव के बिना हम अपने मन ही मन में किसी भी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को बनाया जा सकता है। देकार्त के इस अध्ययन के 100 साल बाद यानी 17वीं सदी में जॉन लॉक इस विचारक ने देकार्त के इस थ्योरी को गलत साबित करते हुए विरोध किया। तो जॉन लॉक इनके मुताबिक बचपन से ही छोटे बच्चों के मन में कोई विचार या कल्पनाएं नहीं होते, वे अनुभव के बाद ही बनते हैं। जॉन लॉक का मन के बारे में जो थ्योरी या मॉडल था वो नर मिट्टी के गोले जैसे था। इस मिट्टी के गोले को हम जैसे आकार देंगे उस आकार का वो बन जाएगा। ठीक इसी तरह मन के इस कोरे स्लैट पर अनुभव के शब्द लिखे जाते हैं और इसी से व्यक्ति के मन में भावनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। और देकार्त के रैशनलिज्म के बजाय इंपेरिसिज्म को यहाँ पे महत्व दिया गया, यानी विवेकवाद के बजाय अनुभववाद को यहाँ पे महत्व दिया गया। ग्रीक लैंग्वेज में एबेरिया यानी अनुभव, इसी से एम्पेरिसिज्म बन गया। जॉन लॉक का सिद्धांत कहता है कि ज्ञान केवल देखने, अनुभव करने और उसके बारे में सोचने से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जॉन लॉक ने तो हद पार कर दी और वे कहने लगे कि मन हो या पूरा ब्रह्मांड एक मशीन की तरह चलता है। इसी कट्टरपंथी विचार के कारण लोग उनकी आलोचना करने लगे, उनके अध्ययन पे सवाल खड़ा कर दिया गया। उन्हीं के कालखंड में यानी 17वीं सदी में ही स्पिनोजा नाम का एक दार्शनिक थे। उनका जन्म 1632 में ऑलैंड के एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। उस समय के उनके ऊपर धार्मिक प्रभाव पड़ा था, लेकिन वे एक स्वतंत्र विचार के और विद्रोही होने के कारण उन्होंने उसका विरोध किया। स्पिनोजा के ऊपर देकार्त और अरस्तु के विचारों का प्रभाव था। उसके मित्रों और गांव वाले लोगों का मानना था कि उसके विचार धर्म के लिए हानिकारक थे, इसीलिए जब वो 24 वर्ष का था तभी से उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इन सभी के कारण उसने अपने 20 वर्ष अज्ञात स्थान पर व्यतीत किया। यहूदी परंपरा के अनुसार हर किसी को कोई ना कोई कला सीखनी पड़ती थी, इसीलिए उसने चश्मा बनाने की कला सीख ली थी। इसी के दम पर वो थोड़ा बहुत पैसे कमाता था कि अपना जिंदगी का गुजारा कर सके, और उसके बाद वो बाकी का जो शेष समय बचता था उस समय वो चिंतन और मनन करने में लगाता था। उसके कई दोस्तों ने उसे मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी मदद को स्वीकार नहीं किया। और एक बार तो उसे हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन उसने उस नौकरी को भी ठुकरा दिया। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दिया। इस दौरान उन्होंने 4 किताबें लिखी। उसमें से सन 1677 में इथिक्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन ज्योमेट्रिक ऑर्डर, ये जो किताब है ये दर्शन शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इस किताब में मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई। उन्होंने इथिक्स इस किताब में भावना यानी इमोशंस के 2 परिभाषा दी है। स्पिनोजा के अनुसार 3 प्रमुख भावनाएं हैं, दुख, सुख और इच्छा। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं पेन, प्लेजर एंड डिजायर। साथ ही इन 3 भावनाओं से उत्पन्न होने वाले आशा, आत्मविश्वास, अवसाद, इन जैसे 48 अलग अलग भावनाओं के बारे में उन्होंने बात किया। वे कहते थे कि बुद्धि केवल एक कल्पना है, इसका मन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हर काल और परिस्थिति में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते गए, और उसी के साथ आज भी कुछ रिसर्चर इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं और काल और परिस्थिति के बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार इसमें अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, यह था मेरे अध्ययन के अनुसार मन के बारे में फ्रेंच और इंग्लैंड के दृष्टिकोण। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप जरूर लाइक करिए, और जिनको भी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल पे न्यू अपलोडेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।